Now see, the title is 9.12 Enzymes. As I told you previously, कि for sure one question is there on enzyme, and this portion is useful throughout the length of your career. I mean, not only for the sake of NEET examination, but in future as well in your life sciences study, maybe a medical school or anything else. So this is a 7th and last NCERT book reading word to word clip for the chapter serially 9th biomolecule. Let us start. Please concentrate. See, because you know everything about enzyme already, the thing are very easy for you. So you know that almost all enzymes are protein except one. So there are some nucleic acid that behave like enzyme. म्हणजे सगळेच्या सगळे एन्झाईम प्रोटीन असतात, फक्त एकाला सोडून. कोणतं? सो त्याचं नाव आहे रायबोझाईम एन्झाईम. तर रायबोझाईम कोण असतो? न्यूक्लिक ॲसिड. सो ऑलमोस्ट ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन. देअर आर सम न्यूक्लिक ॲसिड. कोणतं न्यूक्लिक ॲसिड? RNA, रायबो न्यूक्लिक ॲसिड, दॅट बिहेव लाईक एन्झाईम. These are called ribozymes. मी त्याचं एक्झाम्पलही सांगितलं होतं. 23S rRNA. One can depict an enzyme by line diagram. म्हणजे समजा आपल्याला दाखवायचं असेल कोणाला एखादं एन्झाईम, तर आपण अशी लाईन डायग्राम काढू शकतो. सो दिस इज अमिनो ॲसिड्स in a sequence connected by peptide bond. तो सर हे जे डॉट्स आहेत, these are amino acids और इनके बीच में ये है पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो ऐसा ही प्रोटीन होता है. पण सर प्रोटीनला तर अनेक स्ट्रक्चर असतात. जसं जी लाईन डायग्राम असते ते प्रायमरी, नंतर काही ठिकाणी ते असं हेलिकल बनतं, दॅट इज सेकंडरी. किंवा हॉलो बॉल ऑफ वूल तयार झालं तर मग टर्शियरी. किंवा मेनी पॉलीपेप्टाईड असतील आणि इंडिव्हिज्युअली ते कॉईल होत असतील. सो पॅटर्न ऑफ कॉइलिंग इन रिलेशन टू इच अदर इज अ क्वाटर्नरी. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन. सो यहाँ कहा गया है कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम. These are called ribozymes. One can depict an enzyme by a line diagram. An enzyme, like any protein, has primary structure, that is sequence of amino acid in a protein. But the enzyme, like any other protein, has secondary and tertiary structure also. म्हणजे सर्व प्रोटीन, सर्व एन्झाईम प्रोटीन असतात. फक्त रायबोझाईम नावाचे एन्झाईम RNA असतात, म्हणजे न्यूक्लिक ॲसिड असतात. प्रोटीनसारखंच एन्झाईमला सुद्धा प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर असतं. सो आता आपण टर्शियरी स्ट्रक्चरचा विचार करू. तो सर असा हॉलो वूलन बॉल असतो. तो इसकी वजह से है ना बहुत सारी क्रैक एंड क्रीवाइसेस अंदर बन जाती है. और इसमें से एक क्रैक या क्रीवाइस इट्स कॉल्ड एक्टिव साइट ऑफ एन एन्झाईम. म्हणजे सर, म्हणजे जेव्हा ते टर्शरी स्ट्रक्चर तुम्ही पाहाल तर त्याच्यात खूप सारे छिद्र, भेगा अशा तयार होतात. आणि एक पॉकेट म्हणजे एक क्रीवाइस म्हणजे त्या एन्झाईमची असते ॲक्टिव्ह साईट. आणि त्या ॲक्टिव्ह साईटमध्ये जाऊन बसतो एन्झाईम. म्हणजे मी असं काढून तुम्हाला दाखवू शकतो. तो समजा
ही जी साईट आहे दिस इज अ ॲक्टिव्ह साईट आणि याच्यात जाऊन बसतो सबस्ट्रेट. सो दिस इज एन्झाईम अँड दिस इज ॲक्टिव्ह साईट आणि ॲक्टिव्ह साईटमध्ये गेला सबस्ट्रेट लाईक दिस. So almost all enzymes are protein. There are some nucleic acid that behave like enzyme. These are called ribozymes. One can depict an enzyme by line diagram. An enzyme, like any other protein, has primary structure, that is amino acid sequence of a protein. An enzyme, like any other protein, has secondary and tertiary structure. When you look at tertiary structure, figure 9.4b, you will notice that the backbone of protein chain folds upon itself. The chain crisscross itself, and hence many crevices or pockets are made, and one such pocket is active site. तो आपण जर टर्शियरी स्ट्रक्चर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये ती प्रोटीनचं जे बॅकबोन असतं म्हणजे एन्झाईममधल्या प्रोटीनचं त्याच्यात खूप छिद्र भेगा असतात आणि त्यातलं एक पॉकेट ही ॲक्टिव्ह साईट असते. An active site of enzyme is a crevice or pocket into which substrate fits. Thus, enzyme through their active site catalyzes reaction at a high rate. Enzyme catalyst differ from inorganic catalyst in many ways. म्हणजे कैटालिस्ट एंजाइम्स भी रहते और कैटालिस्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी रहते. दोनों में काफ़ी सारे भेद है, काफ़ी सारे फ़र्क है. बट वन मेजर डिफरेंस नीड्स मेंशन, और वो फ़र्क ये है कि इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, while enzyme get damaged at high temperature, say above 40 degree centigrade. म्हणजे enzyme act as a catalyst called biocatalyst. There are some inorganic catalyst also, पर उनमें अंतर है. जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट रहते सो वो वर्क करते हैं इफ़ेक्टिवली, इफ़िशियंटली, कितना भी हो टेम्परेचर और प्रेशर, और वही मर्यादा है एंजाइम्स की. सो एंजाइम कैटालिस्ट गेट डैमेज एट अ टेम्परेचर मोर देन से 40 डिग्री. हावेवर द एंजाइम विच आर आइसोलेटेड फ्रॉम organism who normally live under extremely high temperature, for example hot vents या sulfur spring, are stable and retain their catalytic power even at high temperature, say 80 to 90 degree centigrade. So thermal stability is the important quality of such enzyme isolated from thermophilic organism. तो तुम्हाला लक्ष असेल आपण एक एक्झाम्पल सांगितलं होतं की पॉलिमरेज चेन रिॲक्शन PCR म्हणजे इन विट्रो टेक्निक ऑफ DNA ॲम्प्लिफिकेशन. त्याच्यामध्ये आपण एक एन्झाईम वापरतो थर्मोस्टेबल टॅक पॉलिमरेज, एंड उसको एक थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से निकाला थर्मस एक्वाटिकस. सो दैट सेड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ एन्झाइम. So hurriedly, once again, we will read it. Almost all enzymes are protein. There are some nucleic acid that behave like enzyme. They are called ribozymes. One can demonstrate the enzyme by a line diagram. An enzyme, same as any protein,
has primary structure, means amino acid sequence of a protein. An enzyme, like any other protein, has secondary and tertiary structure. When you look at tertiary structure, you will notice that backbone of protein chain folds upon itself, the chain crisscrosses itself, and hence many crevices or pockets are made. One such pocket is an active site. An active site of an enzyme is a pocket into which substrate fit. Thus, the enzyme through their active site catalyze the chemical reaction at a high rate. Enzyme catalysts differ from inorganic catalysts in many ways, but one major difference needs mention here. That difference is inorganic catalysts work efficiently at high temperature, high pressure, but enzyme get denaturated or damaged at high temperature, say above 40 degree. However, enzyme isolated from organism who normally live under extremely high temperature. For example, the organism in hot vent, in sulfur spring, are stable. So, enzyme isolated from organism who normally live under extremely high temperature are stable and retain their catalytic power even at high temperature, say 80 to 90 degrees centigrade. So, thermal stability is an important quality of such enzyme isolated from thermophilic organism. Now, the second title, 9.12.1, and the title is chemical reaction. तो आता एक छोटी सी इंट्रोडक्शन. कोई भी जो केमिकल कंपाउंड रहता, सो एनी केमिकल कंपाउंड, उसमें दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल. फर्ज करो कि यदि किसी केमिकल कंपाउंड का सिर्फ शेप चेंज हुआ है, मतलब कि उसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं हुआ, सिर्फ उसका स्ट्रक्चर शेप चेंज हुआ है, तो दैट इज अ फिजिकल चेंज. या फिर उसका स्टेट चेंज हुआ है, जैसे बर्फ से पानी, पानी से भाप, दैट इज आल्सो अ फिजिकल प्रोसेस. बट अगर किसी कंपाउंड के केमिकल बॉन्ड का ब्रेकिंग या मेकिंग हुआ, तो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस. अब इसे यहां पर समझाया है हम लोगों को. हाउ डू वी अंडरस्टैंड these enzymes? तो आपल्याला एन्झाइम्स कसे समजतील, कसे कळतील? सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द केमिकल रिएक्शन. Chemical compound undergo two type of changes. A physical change simply refers to change in shape without breaking bond. This is merely a physical process. Another physical process is change in state of a matter, when ice melt into water or when water became vapor. This is also a physical process. मतलब कि किसी केमिकल कंपाउंड में दो प्रकार के चेंजेस आते हैं. जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें या तो शेप चेंज होता है या फिर स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है. बट हाउएवर, when bonds are broken and new bonds are formed, when
bonds are broken and new bonds are formed during transformation. This is called a chemical reaction. For example, अब यहां पर जरा गौर करो, BaOH/2 प्लस H2SO4 ये बन गया BaSO4 प्लस ट्वाइस H2O. तो क्या हुआ? तो सर ये SO4 और Ba ये जुड़ गए, नए बॉन्ड बने और Ba हाइड्रोक्सिल से सेपरेट हुआ और SO4 से H2 सेपरेट हुआ. तो ये है ब्रेकिंग और ये है मेकिंग. सो दिस इज श्योरली अ केमिकल रिएक्शन, बट दिस इज अ इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. देखो, so however when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called as chemical reaction. For example, BaOH/2 plus H2SO4 gives BaSO4 plus twice H2. So this is a inorganic chemical reaction. So this reaction is inorganic chemical reaction. Similarly, hydrolysis of starch into glucose is a organic chemical reaction. तो सर जर आपण स्टार्चचा हायड्रोलिसिस केला, स्टार्च इज वन फॉर्म ऑफ सेल्युलोज विच इज अ स्टोर्ड एनर्जी और स्टोर्ड फूड ऑफ अ प्लांट. तो अपॉन हाइड्रोलिसिस द स्टार्च प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, इज अ ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन. So now the rate of reaction. A rate of a physical or chemical process refers to amount of product formed per unit time. जैसे 1 मिनट में 1 ग्राम प्रोडक्ट बनता है, तो 60 मिनट में 60 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा. इसका मतलब रेट ऑफ अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन इज डेल्टा P, दैट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन टाइम डेल्टा T. तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन. सो द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन refers to amount of product formed per unit time. It can be expressed as the rate is delta P upon delta T. The rate can also be called velocity. So इस rate को velocity भी कहते if direction is specified. The rate of physical and chemical processes are influenced by, मतलब कोई भी फिजिकल प्रोसेस हो या केमिकल प्रोसेस हो, तो उनकी जो गति है वो निर्भर करती है कुछ चीजों पे, और सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर. सो द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर. ऐसे तो बहुत सारे हैं, जैसे pH हो सकता, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो सकता, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इनहिबिटर हो सकता. तो एखादी फिजिकल प्रोसेस किंवा केमिकल प्रोसेस अनेक फॅक्टरवर डिपेंडंट असते. तर अनेकपैकी एक महत्त्वाचा फॅक्टर असतो टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड है? तो एक थंब रूल है. थंब रूल ऐसा है कि फर्ज करो कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड the rate of reaction is X. तो सर at 25 degree centigrade the rate of reaction is X. तो if you increase the temperature by 10, so अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 डिग्री माने 35 अगर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहा तो ये रेट होगा 2x, गेट डबल्ड.
और अगर ये 25 से कम हो गया बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सर 25 डिग्री माइनस 10 डिग्री एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सो ये रेट हो जाएगा x/2। तो there is a thumb rule, and that thumb rule says that a general rule of thumb is that the rate double माने x to 2x or decrease by half, that is half x. For every 10 degree change in either direction. तो सर अगर रेट 2x है तो वो 10 डिग्री बढ़ने से 4x होगा और 10 डिग्री कम होने से x होगा, लाइक दिस। नाउ catalyzed reaction proceed at a rate vastly higher than that of uncatalyzed one. अब जरा ध्यान दो, the chemical reaction which are catalyzed by enzyme proceed at a rate vastly higher than uncatalyzed one. अब इसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि फर्ज करो एक सिंपल रिएक्शन की बात करें। A beaker containing H2O और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड करना है डिसॉल्व, तो इट्स मियरली अ फिजिकल प्रोसेस सपोज। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व किया विदाउट एनी एंजाइम, तो उसका रेट होगा 200 मॉलिक्यूल इन 1 आवर। म्हणजे एका घंट्यात किती मॉलिक्यूल डिसॉल्व होतील? फक्त 200। तो सर कैसे? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O विदाउट एंजाइम H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड काय आहे? प्रोडक्ट। तो या प्रोडक्ट बनण्याचा रेट काय आहे? ओनली 200 मॉलिक्यूल पर आवर व्हेन इट इज अनकैटालाइज। और अब देखो, अगर ये सब कुछ बीकर में ना होते हुए हमारी आपकी सेल में हुआ, तो हमारी सेल में एक एंजाइम है कार्बोनिक anhydrase. You know it is present in RBC and little in plasma as well. तो अब अगर हमारी सेल में वाटर एंड CO2 इनसे बना H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो उसका रेट क्या होगा? सो 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। सो 6 लाख मॉलिक्यूल एका सेकंदात, आणि बिना कार्बोनिक अनहायड्रेस पाहिलं तर फक्त 200 मॉलिक्यूल बनले इन 1 आवर। म्हणजे हा जो रेट वाढला एन्झाईममुळं, तो वाढला 10 into 10 raised to power 6 times, 10 million times, 1 crore time the rate has increased. So the power of enzyme is uncredible, म्हणजे अतुल्य पावर आहे एंजाइम मध्ये, वो अब हमको बताया गया। देखो अब catalyzed reaction proceed at a rate vastly higher than uncatalyzed one. When enzyme catalyze the reaction are observed, the rate would be vastly higher than the same, but in case of uncatalyzed reaction. For example, carbon dioxide
plus water in presence of enzyme carbonic anhydrase gives carbonic acid. In absence of enzyme, this reaction is very slow, with about 200 molecules of carbonic acid being formed in an hour. However, by using enzyme present within cytoplasm called carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically increased to 6 lakh molecules per second. The enzyme has accelerated the rate of reaction by 10 million times. The power of enzyme is incredible indeed. अब आगे there are thousands of types of enzyme, but each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. म्हणजे ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए हेक्सोकाइनेज ही लगेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के लिए फॉस्फोफ्रुक्टो आइसोमरेज लगेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट के लिए फॉस्फोफ्रुक्टो काइनेज लगेगा. म्हणजे लाइक अ लॉक एंड की they have a specificity. There are thousands of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction. A multi-step chemical reaction. When each of the step is catalyzed by same enzyme complex or different enzyme, it is called a metabolic pathway. For example, you know it. When a glucose, a 6 carbon compound, after 10 enzymatic step produces 2 pyruvic acid. So glucose in case of cellular oxidation, तो यहाँ कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती वैसे तो, ग्लाइकोलिसिस इज अ अनारोबिक स्टेप. सो हमें मिले 2 पायरुविक एसिड और 2 वॉटर. तो ही आहे एक मेटाबॉलिक पाथवे. So for example, glucose to 2-pyruvic acid is actually a metabolic pathway in which the glucose became pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed a metabolic reaction. When you study respiration chapter 14, you will study these reactions. At this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction give rise to variety of metabolic end product. अब इसे जरा समझते हैं कि क्या कहा. तो समझा, ये हमारे पास ग्लूकोज है 6 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप के बाद मिले 2 पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड. तो आफ्टर 10 एंजाइमेटिक स्टेप द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अ पायरुविक एसिड. एडिशनल अगर 1-2 स्टेप लेते हैं तो अलग अलग एंड प्रोडक्ट मिलते. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका हमने किया एसिटिलेशन तो हमें मिलेंगे 2 एसिटिल कोए. अगर इसका हमने किया डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय रिडक्शन तो हमें मिलेंगे 2 इथेनॉल. और अगर इसका डायरेक्ट रिडक्शन किया पायरुविक एसिड का तो मिलेंगे 2 लैक्टिक एसिड. सो उन्होंने ये हमसे कहा कि एट दिस स्टेज यू शुड नो दैट दिस वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विथ 1 or 2 additional reaction give rise to variety of metabolic end product. In our skeletal muscle, under anaerobic condition, lactic acid is formed. Under normal aerobic condition, pyruvic acid is formed. Actually pyruvic acid कैसे बनेगा?
उससे एसिटिल कोए और फिर क्रेब्स साइकिल बनेगा। इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन द सेम पाथवे लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। Hence, in different condition, different products are obtained. तो ये हमारा सेकेंड टाइटल हो गया। अब इसको हम लोग हरिडली पढ़ेंगे और फिर आगे जाएंगे। कंटाळा करायचा नाही। देखो, catalyzed reaction proceed at a rate vastly higher than uncatalyzed ones. When enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same, but when enzyme catalyzed reactions are observed, the rate would be vastly higher than the same but uncatalyzed reaction. For example, combination of CO2 and water forms carbonic acid. So here, in absence of an enzyme, this reaction rate is very slow, with about only 200 molecules of carbonic acid being formed in an hour. However, by using enzyme present within cytoplasm of RBC, that enzyme is carbonic anhydrase, the reaction speed dramatically increases to 6 lakh molecules being formed every second. The enzyme has accelerated the reaction rate by about 10 million times. So the power of enzyme is incredible indeed. There are 1000 types of enzyme, each catalyzing a particular chemical or metabolic reaction. But in a multi-step chemical reaction, when each step is catalyzed by same enzyme complex or different enzyme, it is called a metabolic pathway. For example, glycolysis is a metabolic pathway where glucose became 2-pyruvic acid. So, glycolysis is actually a metabolic pathway in which glucose became pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction. When you study in the respiration chapter 14, you will study this reaction. But at this stage, you should know that this very metabolic pathway with 1 or 2 additional reaction may give rise to variety of end product. In our skeletal muscle, under anaerobic condition, lactic acid is formed. Under normal aerobic condition, pyruvic acid changes to acetyl-CoA and Krebs cycle. In yeast during fermentation, the same pathway leads to production of ethanol, that is alcohol. Hence, in different conditions, different products are possible. Now, next title, how do enzyme brings about such high rate of chemical conversion? So, ये कैसे संभव है कि एंजाइम की वजह से केमिकल कन्वर्शन के रेट बढ़ जाते हैं? होता क्या होगा? तो देखो, टू अंडरस्टैंड दिस we would study enzyme little more. इसे समझने हमें एंजाइम को और थोड़ा समझना होगा. We have already understood the idea of active site. हो सर, हमें एक्टिव साइट पता है. It is one of the crevice or pocket present in a tertiary structure of a protein, that is a enzyme where substrate is attached. So, we have already understood idea of active site. The chemical or metabolic conversion refers to an reaction. जब X Y बन जाता, इसे हम chemical reaction कहते. The chemical which is converted into product, it's called the substrate. For example, अगर कोई हमारे पास चीज है अल्फा
and it is converted into delta in presence of enzyme beta. तो जिसका होने वाला है कन्वर्शन उसे कहते सबस्ट्रेट, और जो कन्वर्टेड केमिकल बनेगा उसे कहते हैं प्रोडक्ट, और जो एंजाइम है उसे हम ई से लिखेंगे. तो द होल रिएक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड एज so to understand this we would study enzyme in little more detail. We have already understood idea of active site. The chemical or metabolic conversion refers to reaction. The chemical which is converted into product is called substrate. Hence enzyme, that is a protein with 3D structure including active site, convert the substrate S into product P, and symbolically this is depicted as the S became P. अब ये होता कैसे है तो वो भी समझ लो. पहले ऐसा होता है कि से दिस इज enzyme and say this is a substrate. So this substrate fits into the pocket called active site of an enzyme. तो बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. थोड़ी देर बाद ये जो सबस्ट्रेट था ये वाला अब वो बन गया है प्रोडक्ट. तो दिस इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स. तो सर इसको कैसे समराइज करेंगे? तो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. थोड़ी देर बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और थोड़ी देर बाद एंजाइम गेट separated and product is formed. Now enzyme can accept next substrate. तो हा होता आपला सबस्ट्रेट, हा होता आपला एन्झाईम. तो बनला एन्झाईम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, मग एन्झाईम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, आणि मग थोड्या वेळाने असं होईल कि ये हमारा एन्झाइम है और अब ये सेपरेटेड प्रोडक्ट है. ओके, तो सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि अब तक सबस्ट्रेट से कुछ मेकिंग ब्रेकिंग हो चुका होगा, और फिर द एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर सेपरेटेड. तो अब देखते हैं टू अंडरस्टैंड दिस we should study enzyme a little more. So to understand this म्हणजे काय कि how enzymes brings about such a high rate of chemical conversion. So we have already understood the idea of active site. The chemical or the metabolic conversion is a reaction. The chemical which is to be converted into product is called substrate. Hence enzyme, that is a protein with a three-dimensional structure including its active site, will convert the substrate S into product P. Symbolically it is depicted as S became P. It is now understood that the substrate S has to bind to enzyme at its active site within a given pocket.
म्हणजे पहिले तो जो एस आहे सबस्ट्रेट त्याला ई म्हणजे एन्झाईमला चिपकावं लागेल ॲक्टिव्ह साईटला. नाउ द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज, मतलब उसे घुसना होगा. Now the substrate has to diffuse towards the active site. तो इसको मैं ऐसे दिखाऊंगा. तो फर्ज करो कि ये एक एंजाइम है और ये उसका सबस्ट्रेट है. तो S must attach to E, तो यहां पे वो अटैच होगा और फिर वो डिफ्यूज होगा. सो and diffuse towards the active site. There is thus an obligatory माने पक्का compulsory formation of enzyme substrate complex. The E stands for enzyme. This complex formation is a transient phenomenon, temporary phenomenon. During the state where substrate is bound to enzyme active site, a new structure of substrate called transition state structure is formed. Very soon after expected bond making breaking is completed, product is released from the active site. म्हणजे आपण असं लिहू शकतो कि यहां पे हम लोग लिखते हैं एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, इससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये जो सबस्ट्रेट है अब ये धीरे धीरे चेंज होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा. तो इसको ट्रांजिएंट स्टेट कहते. और फिर थोड़ी देर बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर दोनों बिछड़ जाएंगे लाइक दिस. सो there is thus an obligatory formation of enzyme substrate complex. E stands for enzyme. This complex formation is transient phenomenon म्हणजे temporary. During the state where substrate is bound to the enzyme's active site, a new structure of substrate called transition state structure is formed. And very soon after expected bond breaking making is completed, the product is released from the active site. In other words, the structure of substrate gets transformed into structure of product. So get transformed into the structure of product. अब प्रोडक्ट के लिए उन्होंने S नहीं लिखना चाहिए था, P लिखना चाहिए था. The pathway of this transformation must go through so-called transition state structure. म्हणजे आधी जो सबस्ट्रेट होता तो एन्झाईमला चिपकल्यानंतर त्याचं थोडंफार ट्रान्सफॉर्मेशन होतं आणि ट्रान्झिएंट स्टेट स्ट्रक्चर बनते आणि नंतर फायनल प्रोडक्ट बनतो, तो नंतर रिलीज होतो. सो द पाथवे ऑफ दिस ट्रान्सफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू सो कॉल्ड ट्रान्झिशन स्टेट स्ट्रक्चर. देअर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट अँड प्रोडक्ट. म्हणजे बघा मी तुम्हाला सोपं करून सांगतो. मतलब कि मान के चलो कि हमें
मान के चलो कि हमें ए से ई चाहिए, मतलब सब्सटेंस या सबस्ट्रेट ए से प्रोडक्ट चाहिए ई, तो हो सकता कि किसी एंजाइम के साथ पहले ये सबस्ट्रेट अटैच होगा और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो हम उसको नाम देंगे बी। ये भी हो सकता कि बाद में वो ए सबस्ट्रेट बन जाएगा सी, फिर वो बन जाएगा डी और फाइनली बनेगा ई। तो दिस इज अ स्टेबल सबस्ट्रेट, दिस इज अ स्टेबल प्रोडक्ट, और ये सब है ट्रांजिएंट स्टेजेस। सो देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट्स, जैसे बी सी डी, बिटवीन स्टेबल सबस्ट्रेट ए एंड प्रोडक्ट ई। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. इसका मतलब कि B, C और D ये चीजें हैं unstable. Stability is something related to energy status of molecule or structure. तो A इज स्टेबल सबस्ट्रेट, E इज स्टेबल प्रोडक्ट, तो इनकी एनर्जी लेवल की वजह से उनके पास स्टेबिलिटी है, और ये B, C और D क्या है? अनस्टेबल है। तो उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और अ स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप हमें माफ करें तो हम सिंपल एग्जाम्पल देंगे की समजा हा खूपच गरीब आहे, तो बिल्कुल ही फिक्र नहीं है, क्यों? अब कुछ है ही नहीं। और ये बहुत अमीर है, तो अब बिल्कुल ही फिक्र नहीं, क्यों? किसी चीज की कमी नाही। पण जसं आपण तुम्ही जे असतो मिडल क्लास वाले, लोअर मिडल क्लास वाले, आपल्याला चिंताच चिंता असतात, तो हे एनर्जी स्टेटसवर डिपेंड असते स्टॅबिलिटी. सो स्टॅबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर. हेन्स when we look at this pictorially through a graph, it looks like something in a figure 9.6. तो अब हम लोग अगर चित्र रूप में इसको देखना चाहे तो ये ऐसे दिखाई देगा. आता ही खूप सुंदर डायग्राम आहे, तुम्ही याला समजून घ्या. देखो, सो x axis is progression of reaction, y axis is potential energy. ठीक है सर, यहां मैं निकालता. सो y axis, x axis, तो दिस इज प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी. अब देखो, so this is y axis and this is x axis. अब हमने एक यहां पे ग्राफ स्केच किया. So this is the product P and this is
अ सबस्ट्रेट S. तो आता y ॲक्सिसवर काय आहे? सर पोटॅन्शियल एनर्जी आहे. बघा आता सबस्ट्रेटची पोटॅन्शियल एनर्जीची ही लेवल आहे आणि प्रोडक्टच्या पोटॅन्शियल एनर्जीची ही लेवल आहे. आता सांगा बरं कोणाकडे पोटेंशियल एनर्जी जास्त है? सर सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा है, प्रोडक्ट के पास कम है. मतलब कि सबस्ट्रेट के पास है 80 और प्रोडक्ट के पास है 50. तो फिर डिफरेंस कितना है? 30 का. तो एनर्जी तो रिलीज हो जाएगी. तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. आता आपण दुसरं पिक्चर ड्रॉ करू. अब जरा यहां देखो कि दिस इज अ सबस्ट्रेट S एंड दिस इज अ प्रोडक्ट P और ये है ग्राफ. तो सर प्रोडक्टची पोटेंशियल एनर्जी जास्त आहे, सबस्ट्रेटची कमी आहे. म्हणजे प्रोडक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है सबस्ट्रेट से, तो यहाँ तो एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी. तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन रहती. तो अब इस ग्राफ को हम लोग समझे. पहा आता अब ये जो है प्रोडक्ट P और ये है सबस्ट्रेट S और हम लोग इस ग्राफ को देख रहे दिस वन जिसके नीचे मैं एक लकीर ड्रॉ कर रहा. तो सर प्रोडक्टची पोटेंशियल एनर्जी खूपच लो आहे आणि सबस्ट्रेटची खूपच हाय आहे. तो ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन आहे. ठीक है. अब दूसरी देखो वापस सर ये जो सबस्ट्रेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है. म्हणजे हे दोन्ही ग्राफ काय इंडिकेट करतात की पदार्थ जो रिएक्टंट आहे त्याच्याकडे खूप जास्त पोटेंशियल एनर्जी आहे आणि प्रोडक्टकडे खूपच कमी आहे. अब हमको देखना है एंजाइम का कमाल. तो यहां पर देखो कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. तो जब भी सबस्ट्रेट S को प्रोडक्ट P बनना है फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी की लेवल कुछ भी हो, ये कन्वर्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जरूरी है. तो अब देखो इसे हम ये जो मैजेंटा कलर है इसको 1 रिएक्शन बोलते और रेड कलर को 2 बोलते. अब पहली वाली केस में देखो एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम. तो सर एनर्जी कमी लागली बिकॉज ऑफ एंजाइम. और सेकंड वाले रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा लगी बिकॉज विदाउट एंजाइम. तो सर एंजाइम करतात काय? ॲक्टिवेशन एनर्जी कमी करून टाकतात. म्हणजे बाहेरून जास्त एनर्जी सप्लाय देण्याची गरज पडत नाही और इसीलिए द रेट ऑफ रिएक्शन इज वेरी वेरी हाई. तो देखो अब when we look at this pictorially through a graph, it looks like something in a figure 9.6. तो ये क्या है? तो देखो implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural
स्टेट्स आर अनस्टेबल, म्हणजे आपल्या एक्झाम्पलमध्ये BCD अनस्टेबल आहे, सबस्ट्रेट आणि प्रोडक्ट हे स्टेबल है। स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू द एनर्जी स्टेटस ऑफ अ मॉलिक्यूल और अ स्ट्रक्चर। अब इसने ग्राफ को एक्सप्लेन किया है। Y एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, X एक्सिस रिप्रेजेंट प्रोग्रेशन ऑफ अ structural transformation or states through transition state. You would notice two things: the energy level difference substrate and product. If product is at a lower level than substrate, the reaction is exothermic. Here one need to supply energy. Here one need not to supply energy because it is exothermic, energy releasing. So one need not to supply energy by heating in order to form the product. However, whether it is exothermic or spontaneous reaction म्हणजे आपोआप होणारी, or endothermic, that is energy requiring reaction, the substrate has to go through much higher energy state called transition state. The difference in average energy content of S from that of this transition state is called activation energy. Enzymes eventually bring down this energy barrier, making transition of S into P very easy. म्हणजे तुम्ही समजून घ्या की जरी प्रोडक्ट लो एनर्जी स्टेटस वाला आहे, सबस्ट्रेट हाई एनर्जी स्टेटस वाला आहे, तो भाई हमें तो ऊपरी लेवल से निचली लेवल में जाना है, तो एनर्जी तो उल्टा रिलीज होगी, ये सच है। पर फिर भी जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही चाहिए, वेदर एक्सोथर्मिक, स्पॉन्टेनियस, एंडोथर्मिक, कुठली रिॲक्शन असो ॲक्टिवेशन एनर्जी लागते। फक्त ती ॲक्टिवेशन एनर्जी एन्झाईम कमी करते आणि विदाउट एन्झाईम ॲक्टिवेशन एनर्जी जास्त लागते। नाउ नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, तो यहां से हम अगले क्लिप में पढ़ेंगे, लास्ट क्लिप में।